मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं डीवीए होल्मा नामक एक रूसी टीवी सीरीज की व्याख्या करने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सीरीज रूस में वर्ष 2140 में शुरू होती है, जहां महिलाओं ने ग्रह पर कब्जा कर लिया है और इसे एक अति आधुनिक समाज में बदल दिया है। वे अब भीड़ भाड़ वाले शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जहां हर परिवार के पास एक विला है। वास्तव में तकनीक इतनी आधुनिक है कि एक एआई हाउसकीपर हर चीज़ का ध्यान रखता है। वे अपने मालिक का तापमान मापते हैं, उनके लिए खाना पकाते हैं, उनके मूड के अनुसार शो खेलते हैं और यहाँ तक उनके लिए नए कपड़े डिज़ाइन करते हैं। चूंकि पुरुष अब प्रमुख प्रजाति नहीं है, नफरत, हिंसा और युद्ध जैसी चीज़ें मिटा दी गई हैं और महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा 150 हो गई है। फिल्म की नायिका लिसा है, जो एक 50 वर्षीय महिला है जो एक स्थानीय स्कूल में इतिहास की शिक्षिका के रूप में काम करती है। एक सुबह जब वह समाचार देखती है, एक महिला एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर विरोध करती हुई दिखाई देती है। वह चाहती है कि सभी महिलाओं को पुरुषों के साथ स्वाभाविक रूप से प्रजनन करने का अधिकार हो, न कि कृत्रिम गर्भाधान से। लिसा बस इस खबर की खिल्ली उड़ाती है और अपने दिन के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वह काम की ओर बढ़ती है और हमें समाज का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, जो प्रौद्योगिकी, दया और अनुशासन पर बहुत अधिक निर्भर है। सड़कों के पास फूड स्टॉल मौजूद हैं, जहां से महिलाएं मुफ्त भोजन का आनंद ले सकती हैं। एक उंगली के क्लिक से वीडियो कॉलिंग की जा सकती है और गलत कूड़ेदान में कचरा डालने जैसे अपमानजनक अपराधों के लिए जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे अपराधों के लिए दंड सामाजिक बिंदुओं की कटौती है, जिसे इस दुनिया में मुद्रा के रूप में भी माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई आज्ञाकारी है और अपना काम अच्छे से करता है तो उसे मुफ्त सामाजिक अंक दिए जाते हैं। कुछ ही समय बाद लिसा अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है, जो एक भविष्यवादी शटल है जिसमें कुछ छात्र रहते हैं। बिना समय बर्बाद किए वह एक वीडियो प्रस्तुति के साथ कक्षा शुरू करती है, जो मानव जाति के इतिहास के बारे में बात करती है। इससे पता चलता है कि मानवता की स्थापना के बाद से पुरुषों का समाज पर वर्चस्व रहा है, लेकिन यह सब लेकर आया घृणा और हिंसा। दशक बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वास्तव में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी और इसी तरह की गंभीर समस्याओं में डूब रही थी। फिर वर्ष 2030 में संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एक घातक संघर्ष ने सब कुछ बदल दिया। प्योंगयांग के कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सेना में सभी पुरुषों को नष्ट करने के लिए एक वायरस विकसित किया। हालांकि यह वायरस तेजी से दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया और 99% पुरुष आबादी को खत्म कर दिया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, यह दिखाता है कि महिलाओं के सत्ता में आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पुरुषों द्वारा किए गए नुकसान को उलटना शुरू कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगी, प्रदूषण का स्तर कम होने लगा, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी और कुल मिलाकर पृथ्वी रहने के लिए एक बेहतर जगह बनने लगी। अंत में वीडियो में उल्लेख किया गया है कि लड़कों का जन्म अत्यंत दुर्लभ हो गया है और जो बड़े हो गए हैं उन्हें शहर के एक जीर्ण हिस्से में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां तकनीक अभी भी प्रमुख है। यहाँ हमें पता चलता है कि पुरुष आबादी को वानरों की तरह देखा जाता है। उनके पास कम बुद्धि होती है, वे गंदे होते हैं और हमेशा दो चीज़ों के पीछे होते हैं, संभोग और हिंसा। एक बार प्रस्तुति समाप्त हो जाने पर लिसा लड़कियों को कॉलोनी के किनारे ले जाती है, जहाँ से वे उस स्थान को देख सकती हैं जहाँ पुरुष रहते हैं। आदमियों के पतन के बाद शहरों को मलिन बस्तियों में बदल दिया गया है। इसके बाद हमें पास की एक झुग्गी में ले जाया जाता है, जो प्राइमेट्स के एक समूह का घर है। तकनीक और शिष्टाचार के बहुत सीमित उपयोग के साथ उनका जीवन बहुत ही सरल है। हम वहाँ कुछ महिलाओं को भी देख सकते हैं, शायद कुछ विद्रोही जो भविष्यवादी समाज के अनुकूल नहीं हो सके। पुरुषों में गेरा नाम का एक सामान्य दिखने वाला लड़का रहता है, जो एक कुंवारा है। वह बस इतना चाहता है कि बिछड़ जाए, लेकिन साथ ही वह बहुत मददगार है और दूसरों का ख्याल रखता है। बैरन नाम का एक मर्दाना हैवान भी है, जो जुगी के नेता के रूप में काम करता है। वह मातसत्तात्मक समाज से तंग आ चुका है और विद्रोह शुरू करना चाहता है। अपने एक भाषण में उन्होंने मलिन बस्तियों के 100 साल के इतिहास का जिक्र किया। कई दशक पहले जब महिलाओं ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था, तब पुरुषों को जानवरों के रूप में माना जाता था और यहाँ तक उन्हें पशुओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक दिन बैरन के बहादुर दादा अपने समाज से भाग निकले और शहर आ गए, जहाँ उन्होंने खरोंच से जुगियाँ बनाना शुरू कर दिया। वह प्रजनन के लिए कुछ महिलाओं को भी अपने साथ लाया था। जैसा कि सभी लोग भाषण को बड़े चाव से सुनते हैं, लिसा अपने छात्रों के साथ वहां पहुंचती है। यह पता चला है कि वह उन्हें प्राइमेट्स देखने के लिए, या दूसरे शब्दों में एक चिड़ियाघर देखने के लिए एक फील्ड ट्रिप पर लेकर आई है। उम्मीद के मुताबिक पुरुष अपने आप को जानवरों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर क्रोधित हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब लिसा और मारिया नाम की एक छात्रा एक प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचती है, तो गेरा उनके पास आता है और उन्हें छिपाने की कोशिश करता है। पल की गर्मी में वह अचानक लिसा को भी चूम लेता है। अचंभित होकर वह जल्दी से एक सीटी बजाती है और गेरा का पता लगाती है, लेकिन अंत में अन्य पुरुषों का ध्यान आकर्षित करती है, जो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लड़कियों को पकड़ लेते हैं। कुछ ही समय बाद बैरन एक थप्पड़ मारने की प्रतियोगिता आयोजित करता है। जो जीतता है वह महिलाओं के साथ प्रजनन कर सकता है। उनकी भलाई के बारे में चिंतित गेरा भाग लेने का फैसला करता है, लेकिन उसकी निराशा के लिए वह एक विशाल आदमी के खिलाफ खड़ा है।
सौभाग्य से जब जायंट हिंसक रूप से अपना हाथ घुमाता है, गेरा नीचे झुक जाता है, जिससे पास के बैरन बाहर निकल जाते हैं। इसे सही अवसर के रूप में लेते हुए महिलाएं अपने शटल के लिए भाग जाती हैं, जबकि गेरा अपने दादा के घर भाग जाता है। अगले दृश्य में एक शटल बस कुछ बैटरी लेने के लिए नियमित चेक पॉइंट पर रुकती है। इसके फिर से चलने के बाद आश्चर्यजनक रूप से गेरा बैटरी के एक बैरल से बाहर आता है। यह शटल मालिक को चौंका देता है, जूलियस, जो एक पुरुष भी है। यह पता चला है कि जूलियस एक बीज रखने वाले है जिसका एकमात्र काम वीर्य को छोड़ना और महिलाओं को गर्भवती करना है। बीज रखने वाले एकमात्र पुरुष हैं जिन्हें उनकी महिला समकक्षों के रूप में विशेषाधिकार और सम्मान दिया जाता है। हैरानी की बात है, जूलियस, जिसका काम के बाहर कभी कोई दोस्त नहीं रहा, गेरा को दिलचस्प पाता है और उसे रहने देता है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और जूलियस प्राइमेटिक मूनशाइन नामक विशेष शराब भी पीता है। दुर्भाग्य से उसके लिए वह इतना नशे में हो जाता है कि वह चलती शटल बस से कूद जाता है। अब बैरन के आदमियों के साथ उसकी पूंछ पर गेरा एक योजना के बारे में सोचता है। वह जूलियस की अतिरिक्त पोशाक पहनता है और नए बीज रक्षक होने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद शटल टू हिल्स नाम की कॉलोनी में पहुंचती है और सीड कीपर को अंदर आने देने के लिए एक अदृश्य अवरोध खुल जाता है। घबराहट में गेरा नीचे उतर जाता है और साइकिल पर एक खूबसूरत महिला उसे शहर का भ्रमण कराती है। रास्ते में कई महिलाएं उत्साह के साथ उनका अभिवादन करती हैं। लिसा भी भीड़ के बीच है, लेकिन उसने गेरा पर ध्यान नहीं दिया। रात में गेरा लाइव टीवी के सामने पवित्र सेब चबाकर शपथ लेता है, स्वस्थ और स्मार्ट बच्चों को जन्म देने का वादा करता है। फिर उसे आराम करने के लिए अपने कक्ष में ले जाया जाता है, लेकिन एक कुंवारी होने के नाते गेरा का दावा है कि वह तुरंत काम करना शुरू करना चाहता है। इसलिए एक कार्यकर्ता उसे प्रजनन कक्ष के अंदर ले जाता है, जहां बर्ता नाम की एक अधेड़ उम्र की मोटापे से ग्रस्त महिला गेरा का बहुत निराश होकर स्वागत करती है। इसके बाद उसे बैठने के लिए कहा जाता है और उसके महूद में एक पाइप लगा दिया जाता है जो उसे दरियादिली से धोना शुरू कर देता है। पहले तो गेरा इस प्रक्रिया से गुजरने से हिचकिचाता है, लेकिन जल्द ही उसे लिसा के दर्शन होने लगते हैं और अंत में वह शांत हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि दूसरी ओर लिसा भी गेरा को अपने दिमाग से नहीं हिला पाई है और हर समय उसके बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह गेरा को प्रजनन आधार में पेश किया जाता है, जहां सुंदर महिलाओं द्वारा उसके जैसे बीज रखवालों की देखभाल की जाती है। पूरे दिन लड़कों को लाड़ प्यार किया जाता है, उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जाते हैं और उन्हें फिट और खुश रखने के लिए मालिश की जाती है। अपने आसपास की सभी लड़कियों से अभिभूत गेरा उत्तेजित हो जाता है और हैंड रिलीफ करने के लिए बाथरूम में जाता है। हालांकि जब वह ऐसा करता है तो बेस में एक अलार्म बजता है। यह पता चला है कि टू हिल्स कॉलोनी में हाथ से राहत देना प्रतिबंधित है। मामले को बदतर बनाने के लिए संभोग के बारे में सोचना भी गैरकानूनी है और जो इस तरह की भावना रखता है उसे होमोसेपियन सेक्सुअल कहा जाता है। अन्यत्र लिसा और उसका परिवार, जिसमें उसकी मां शामिल है, पोलिना और दादी आन्या, स्थानीय अदालत में हैं। यह पता चला है कि छात्र पहले से मारिया ने अधिकारियों को बताया कि कुछ समय के लिए प्राइमेट ने उसे पकड़ लिया था। इसलिए वह लिसा के साथ अदालत में यह जांचने की कोशिश करती है कि क्या वे दोषी हैं। नर्वस लीजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त से खुलकर बात करती है, तान्या, कि उसे एक रहनुमा द्वारा चूमा गया था, लेकिन बाद वाला उसे आत्मविश्वासी होने के लिए कहता है क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जल्द ही परीक्षण शुरू होता है और मारिया की मां विवियन, जो कॉलोनी में एक उच्च पदस्थ पार्षद हैं, सारा दोष लिसा पर डालने की कोशिश करता है। हालांकि लिसा चुप नहीं रहती है और बताती है कि वे मारिया के अनुरोध पर झुग्गियों में गए थे। यहां तक वह अपने एआई से वीडियो फुटेज भी दिखाती है जो दावों की पुष्टि करता है। इसके साथ लिसा अपनी बेगुनाही साबित करने वाली है, लेकिन तभी उसकी सबसे बुरी दोस्त तान्या उसे बाहर निकालती है और सबको बताती है कि उसे एक नरवानर ने चूमा था। यह सुनकर हर कोई चौंक जाता है और जज लिसा को 80 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा देते हैं, जबकि तान्या को उसकी ईमानदारी के लिए 20 सामाजिक बिंदुओं से पुरस्कृत किया जाता है। कहीं और जूलियस किसी तरह झुग्गियों पर ठोकर खा जाता है, जहां गेरा के दादा उससे संपर्क करते हैं। बूढ़ा आदमी उसकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन तभी जब वह अपनी पहचान गुप्त रखता है। गेरा सहमत हैं। बाद में उसे बैरन के पास ले जाया जाता है, जो स्थानीय बार में घूम रहा है। जूलियस एक सकारात्मक नोट पर शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन बैरन अपनी उंगली मरोड़कर उसका मजाक उड़ाता है। उसी दिन जूलियस को और आकर्षक दिखाने के लिए उसके बाल कटवाए गए। जल्द ही एक महिला, जो स्पष्ट रूप से उसके अच्छे रूप से मुग्ध है, उसकी उंगली का इलाज करने के लिए उसके पास आती है। दुर्भाग्य से बैरन ने इस पर ध्यान दिया और ईर्ष्या करने लगा। वह फिर अपने एक अंगरक्षक को आदेश देता है, विशाल बाहरी व्यक्ति का सामना करने और उसकी देखभाल करने के लिए। बिना किसी हिचकिचाहट के विशाल व्यक्ति मजबूर हो जाता है और वह जूलियस को थप्पड़ मारने की चुनौती देता है। बाद में लड़ाई की तैयारी की जाती है और पूरा समुदाय इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा होता है। जल्द ही लड़ाई शुरू होती है और विशाल व्यक्ति पहले जाता है। वह जूलियस को अपनी पूरी ताकत से थप्पड़ मारता है और उसे नीचे ले जाता है, लेकिन सभी को आश्चर्य में डाल देता है। बाद वाला तुरंत वापस उठ जाता है। इसके बाद वह एक घातक दाहिना हाथ खोलता है जो विशाल ठंड को दस्तक देता है।
दूसरी ओर बर्टा सभी बीज रखवालों को घुमाने ले जाता है। यात्रा के दौरान गेरा उन सभी नियमों से थक जाते हैं जिनका उन्हें सख्ती से पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बीज कीपर गोज़ करना चाहता है तो उसे कार्रवाई करने के लिए अनुमति लेनी होगी और एक गोज़ कैप्सूल दर्ज करना होगा। थोड़ी देर बाद समूह एक मूर्ति के पास पहुंचता है जो ग्रेटा थुनबर्ग की प्रतीत होती है। पता चला कि उन्हें इस देश में देवी के रूप में माना जाता है। जब हर कोई प्रार्थना करने में व्यस्त होता है, गेरा अपने कुछ सहयोगियों को इकट्ठा करता है और उन्हें कुछ मज़ा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लड़कों में से 3 सहमत हैं और साथ में वे मछली पकड़ने के लिए पास के समुद्र में जाते हैं। वहां लोगों ने देखा कि गेरा के पैर बिना शेव किए हुए हैं, ऐसा कुछ जो टू हिल्स के अंदर प्रतिबंधित है। उन्हें यह भी पता चलता है कि उसके पास एक लाइटर है जिसे एक खतरनाक हथियार माना जाता है। हालांकि शंका करने के बजाय लड़के गेरा के विद्रोही स्वभाव को पसंद करते हैं और उसे एक आदर्श मानते हैं। इसके साथ समूह कुछ मछलियां पकड़ता है और शाम का आनंद लेता है, जब तक कि पास में आग का अलार्म बजना शुरू न हो जाए और उनके आवरण को उड़ा न दे। इसलिए उन्हें शिक्षा केंद्र के पूरे दिन के दौरे की सजा दी जाती है। अगली सुबह, जैसा कि गेरा अपनी नियमित मालिश में से एक कर रहा है, उसके कार्यवाहक को अचानक बदल दिया जाता है और नया कोई और नहीं बल्कि लिसा के रूप में प्रकट होता है। यह पता चला है कि उसे सजा के तौर पर रिप्रोडक्शन बेस में सेवा देने के लिए भेजा गया था। गेरा और लिसा दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं कहते। बाद में समुदाय के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 4 बीज रखने वालों को शिक्षा केंद्र लाया जाता है। वहां उन्हें कई प्रस्तुतियों के साथ ब्रेन वॉश किया जाता है जो प्रमाणित करते हैं कि महिलाएं श्रेष्ठ जाति हैं और यह कि पुरुषों का वर्चस्व होना चाहिए। प्रस्तुतियां समाज के अन्य अवैध क्लिच का भी समर्थन करती हैं, जैसे कि संभोग करना या यहां तक इसके बारे में सोचना। दौरे के दौरान लिसा और उसकी दादी आन्या भी वहां मौजूद हैं। दोनों गेरा को दूर से देखते हैं और उसके भद्देपन पर हंसते हैं। हालांकि आन्या, जो थोड़ी पुरानी है और नवीनतम नियमों को तुच्छ समझती है, उसे प्यारा लगता है। वह अपनी पोती को अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए भी कहती है। शाम को समूह के घर पहुंचने के बाद गेरा अपने साथी बीज रखने वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है कि आज जो उन्होंने सीखा उसके विपरीत कामुक इच्छाएं होना पूरी तरह से सामान्य है। यह लड़कों में से एक को इतना परेशान करता है कि वह लिसा से भिड़ जाता है और उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, गेरा हस्तक्षेप करता है और उस आदमी को दूर भेज देता है, इसलिए लीजा को दूसरी बार बचाता है। लेकिन उसका धन्यवाद करने के बजाय लीजा उसे भागने के लिए 30 मिनट देती है, नहीं तो वह अधिकारियों के सामने अपना आवरण उड़ा देगी। इस बीच झुग्गियों में जूलियस के कुछ प्रशंसक होने लगे हैं। इस बात से क्रोधित होकर कि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी शक्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है, बैरन अपने कुछ आदमियों को आदेश देता है, जिसमें उसका दाहिना हाथ वाला रेड भी शामिल है, जूलियस को खत्म करने के लिए। योजना का पालन करते हुए समूह जूलियस के साथ कुछ आपूर्ति को मैला करने के बहाने एक परित्यक्त डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है। हैरानी की बात है, जूलियस काम में बहुत अच्छा है और वह कुछ मूल्यवान खाद्य सामग्री निकालने का प्रबंधन करता है। समूह और अधिक प्रभावित होता है जब जूलियस गिलहरी नामक एक दुश्मन समूह को अकेले ही विफल करने का प्रबंधन करता है, जो मानते हैं कि शराब सभी बुराई की जड़ है। परिणामस्वरूप वे उसका जीवन बख्शने और उसे वापस मलिन बस्तियों में ले जाने का निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर यह पता चला है कि पार्षद महिला आखिर विवियन संत नहीं है। वह मलिन बस्तियों के नेता के साथ एक अंतरंग क्षण बिताती हुई दिखाई देती है। बैरन अगली सुबह विवियन बीज रखने वालों के नए बैच की तस्वीरों की तुलना करता है और अंततः पाता है कि असली जूलियस गायब है। कल रात उनके मुठभेड़ के दौरान बैरन की जानकारी से वह यह भी जानती है कि ढोंगी एक रहनुमा है जो झुग्गियों से भाग गया है। समय बर्बाद न करते हुए वह अपने सहायक को पूरे कॉलोनी में आपातकालीन चेतावनी देने का आदेश देती है। इस बीच डरा हुआ गेरा उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अदृश्य अवरोध रोक देता है। कोई विकल्प न होने पर वह चुपके से कॉलोनी के अंदर वापस आ जाता है। जैसे ही आपातकालीन अलार्म बजता है, वह लिसा को देखता है और उससे मदद की याचना करता है। उम्मीद के मुताबिक लिसा उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन जब गेरा उसे उन घटनाओं की याद दिलाती है जहां वह उसके बचाव में आया था, तो वह मान जाती है। जल्द ही पुलिस की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए लीजा गेरा के साथ भाग जाती है। दुर्भाग्य से जब वे भाग रहे थे, उसका पूर्व सबसे अच्छा मित्र तान्या उन्हें एक्ट में पकड़ लेती है। जुगी में वापस जबकि बैरन शराब पीने के लिए बार में आता है, वह जूलियस को जीवित देखकर अचंभित रह जाता है। वह गुस्से में अपने आदमियों से पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं मारा, जिसके लिए उसका दाहिना हाथ था। रेड उत्तर देता है कि जूलियस एक दयालु व्यक्ति है जिसने उनकी जान बचाई। जैसे जैसे गर्मागर्म टकराव आगे बढ़ता है, जूलियस आगे बढ़ता है और लोकतंत्र की मांग करता है। वह कहते हैं कि यहाँ के सभी निवासी समान अवसर के हकदार हैं और उनकी आवाज़ मायने रखनी चाहिए। बार के अंदर सभी लोग भी उसके लिए जाप करना शुरू कर देते हैं और इसलिए कोई विकल्प नहीं होने पर बैरन एक दोस्ताना बैठक आयोजित करने का फैसला करता है। दोनों बाद में बैरन के निजी क्वार्टर में मिलते हैं और अपनी राय के बारे में बात करते हैं। जूलियस चाहता है कि सभी लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा हो, जबकि बैरन हमेशा के लिए उन पर अत्याचार करना चाहता है। लेकिन अंत में दोनों अंततः एक चुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका विजेता मलिन बस्तियों का नेता होगा।
जूलियस के जाने के बाद चिंतित बैरन रेड को अपने कमरे में बुलाता है और उसे चुनाव में भी खड़े होने का आदेश देता है। उनका मानना कि अगर 3 पुरुष प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वोट विभाजित हो जाएंगे और जूलियस के जीतने की संभावना कम हो जाएगी। रात में मतदान समारोह शुरू होता है और झुग्गी झोपड़ियों के सभी निवासी एक एक करके अपना वोट डालते हैं। जब परिणाम घोषित किए जाते हैं तो बैरन को केवल 1 वोट मिलता है, लेकिन सभी को आश्चर्य होता है। रैड जूलियस के 16 वोटों की तुलना में 18 वोटों से चुनाव जीत जाता है। यह पता चला है कि अधिकांश लोग अभी भी बाद वाले पर भरोसा नहीं करते हैं, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह एक बाहरी व्यक्ति है। लीजा गेरा को अपने घर ले आती है, जहां उसकी दादी आन्या उसे भागने में मदद करने का तरीका सोचने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह कोई योजना बना पाती, विवियन का सहायक निरीक्षण करने के लिए दरवाजे पर आ जाता है। उसे अंदर जाने देने से पहले आन्या जल्दी से गेरा, लिसा और एक पालतू बिल्ली को भी कोठरी के अंदर बंद कर देती है। यहाँ यह पता चला है कि जानवरों को कैद में रखना या उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखना भी टू हिल्स में अवैध है। जल्द ही विवियन का सहायक घर में प्रवेश करता है और वांछित अपराधियों की तलाश शुरू करता है। वह बताती है कि तान्या ने प्राइमेट उर्फ को लिसा के साथ भागते हुए देखा था। फिर वह अन्या पर अपराधियों को छोड़ने के लिए दबाव डालती है, लेकिन बाद वाला दृढ़ रहता है और झूठ बोलता है कि उसने उन्हें नहीं देखा है। थोड़ी देर बाद सहायक निकलने वाला है, लेकिन तभी बिल्ली कोठरी के अंदर चीखती है, इसलिए अपना कवर उड़ाती है। लेकिन इससे पहले कि वह विवियन को इस बारे में बता पाती, आन्या ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा और उसे बाहर निकाल दिया। अब समय समाप्त होने के साथ आन्या एक मोटरसाइकिल निकालती है और गेरा को इसे लेने के लिए कहती है, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाला प्रक्षेप्य केवल अदृश्य बाधा को भेद सकता है। वह लिसा को उससे दूर भागने का आदेश भी देती है, क्योंकि वह भी कॉलोनी में एक वांछित अपराधी बन गई है। आदेश का पालन करते हुए दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े और गेरा ने मोटरसाइकिल को 80 किलोमीटर घंटा की गति से आगे बढ़ाया। सौभाग्य से योजना काम करती है और दोनों अदृश्य बाधा को भेदने में सक्षम हैं। टक्कर से मोटरसाइकिल बिखर जाती है और उनके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे अपने साथ कुछ अतिरिक्त कपड़े भी लाए हैं। अब कहीं नहीं जाने के कारण लीजा को गेरा के पीछे चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। रात में दोनों आग जलाते हैं और एक साथ सोते हैं। अगली सुबह गेरा एक गिलहरी को पकड़ता है और उसे नाश्ते के रूप में पकाता है। लेकिन दुख की बात है कि लिसा, जिसने अपना सारा जीवन सब्जियों और झाड़ियों को खाकर गुजारा है, एक पके हुए जानवर को देखकर डर जाती है। एपिसोड का अंत तब होता है जब लिसा जोर से चिल्लाती है, आसपास के कुछ पुरुषों का ध्यान आकर्षित करती है। और वह श्रृंखला का अंत है। श्रृंखला डीवीए हॉलमार्क के लिए यही मेरा एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों, आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट में लिखें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।